मानवीय संस्कृति, सभ्यता और सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसने अपने जो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मूलभूत उसकी समस्याएं हैं, उनके लिए सोचना शुरू किया। सर्वाइव करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, चलने फिरने के लिए फिर बिजली, सड़क, पानी, और जिंदगी को ठीक से गुजारने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इनके बारे में थोड़ा सोचने लगा। जब व्यक्ति को जो एक नॉर्मल सर्वाइवल हो जाता है तो उसके बाद वो सोचता है कि और क्या करना चाहिए मुझे, तो फिर वो फैमिली के वैल्यूज के बारे में सोचता है, सोशल वैल्यूज के बारे में सोचता है, फिर वो संगठन बनाता है, जैसे आप लोगों ने संगठन बनाया। अब जब यहां पहले व्यापार शुरू हुआ होगा तब संगठन थोड़ी था, तो एक आदमी ने उद्योग लगाया, फिर 2 ने लगाया, फिर 10 ने लगाया, जब 100, 200, 500 उद्योग लग गए तो लगा कि अब संगठित होकर के कुछ और बड़ा सोचना चाहिए। तो फिर जब व्यक्ति का सर्वाइवल का प्रश्न पूरा हो जाता है तो वो आगे की सोचता है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक चिंतन हमारा कैसा होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था सभी दिशाओं में काफी चिंतन हुआ है। एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर वर्ल्ड के हजारों लोग काम कर रहे हैं, हजारों इसके ऊपर साइंटिस्ट, हजारों लोग इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट करने के साथ साथ इसके ऊपर लिख रहे हैं, इसके बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे इसके ऊपर थिंक टैंक्स हैं कि पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर खूब सोचते हैं। फिर पूरी दुनिया की अनुसंधान की दिशाएं क्या होनी चाहिए, तो रिसर्च के फील्ड में भी, और वो डिफरेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, जमीन से लेकर के स्पेस तक, हर फील्ड में रिसर्च के लिए बहुत काम हो रहा है। पॉलिटिक्स में भी बहुत काम हो रहा है। आज से 10 साल पहले मैं बहुत सोचता था ये बाकी चीजों के पीछे साइंस लगता है, समझ में आता है, सोशल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, साइंस अपने आप में साइंस है, फिर डिफरेंट फील्ड्स में साइंस को जोड़ा जाता है, एनवायरमेंट साइंस, ऐसे अलग अलग जगह साइंस जोड़ा जाता है। फिर मैं देखता था पॉलिटिकल साइंस, मैंने कहा इसमें क्या साइंस है और सारी दुनिया की पॉलिटिक्स थे भी जानो, मैं भी जानो कि इसमें कौन सी साइंस आ गई। लेकिन वहां पर भी सच में साइंस है, साइंस भी है, लेकिन वहां साइंस भी खत्म होगी, साइंस भी उल्टी पुल्टी चल रही है। तो ये सबसे बड़ी साइंस तो व्यापार की है, इसकी क्या वैल्यूज है। पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट से लोगों को गालियां दी जाती है, सारी दुनिया की बात कर रहा हूं। ये तो पैसे वाले लोग हैं, आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर लेते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग हैं, पैसे वालों को शक्ति निगाहों से देखते हैं। ये आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हमें बुलाया तो हम तो आपको सही सही बात बताएं। बस खारे तराजी हो के हमारे कुछ लेना नहीं, और हम बेराजी हो के हमारा कुछ बिगाड़ ना सको। लेकिन आपको एक बात बताओ, जो है ये एक बहुत गहरा सत्य है, और मैंने इसको भी एक्सपीरियंस किया। ये होता कैसे, वो इसलिए होता है कि पूरी दुनिया में व्यापार को जो एक तो गौरव मिलना चाहिए वही, दूसरा व्यापार और व्यापारियों का एक जो कहीं ना कहीं एक व्यापक चिंतन है, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है। तो व्यापार क्या है? व्यापार है, मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं। जैसे डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी क्या है? इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस, इक्वल प्रॉस्पेरिटी, ये 3-4 वाक्य बोले जाते हैं पॉलिटिक्स में। सबके समान अधिकार होने चाहिए, एक नागरिक होता है, उसके लिए समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो और कहीं डेमोक्रेसी और ज्यादा विकसित हो जाए तो फिर इक्वल एजुकेशन, इक्वल उनके लिए ट्रीटमेंट, हेल्थ, ऐसी इक्विटी एंड जस्टिस। इसके ऊपर यदि 2 शब्द बोले जाएं, वैसे तो एक शब्द में सारा आ जाता है। तो डेमोक्रेसी का मंत्र है जस्टिस। जस्टिस आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कहीं पर भी नारे लगते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ या समर्थन में,
तो हम जस्टिस कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी ठीक है। और फिर कहीं उल्टा होता है तो वी वांट जस्टिस सारा मतलब मनाने लगते हैं। तो मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, क्या ये व्यापार में नहीं होना चाहिए? व्यापार में भी जस्टिस होना चाहिए। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, decentralized development, growth and prosperity. This is the right definition of वाणिज्य उद्योग. This is the right definition of business. जो मैंने आपको अभी बात कही, कितने शब्द बोले मैंने? इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज्ड एंड जस्टिसफुल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. यदि ये चार शब्द भी आपको याद रह जाएं तो आपके सामने उद्योग वाणिज्य क्या होता है दर्शन आ जाएगा. और फिर व्यापारियों के प्रति, उद्योगपतियों के प्रति, छोटा काम करता है तो दुकानदार कहलाता है, बड़ा हो जाता है तो व्यापारी कहलाता है, और बड़ा हो गया तो उद्योगपति कहलाता है. दुकानदार, मैंने देखा आम आदमी अभी भी, हम तो गांव में पैदा हुए, बोल दुकानदार है ना, डांडी मारा है. माने बचपन में छोटे बच्चे को ही कि वो दुकानदार है तो डांडी मारता होगा, ये हमने बचपन में सुना था. फिर बोलो व्यापारी, तो पूरी दुनिया में, ये कम्युनिस्ट कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास होता है उसको बोलते हैं व्यापारी. गरीबों का खून चूस करके बड़े बनते हैं, ये उनके दिमाग में बैठाया जाता है. ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा बैठाया जाता है. और बोलिए उद्योगपति, वास्तव में उद्योगपति तो अभी भी पूरी दुनिया के सबसे ज्यादातर लोग उल्टा पुल्टा काम बहुत करते हैं. उद्योगपतियों को मैं इसलिए बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, अपने हित में वहां के पॉलिटिशियंस को खरीद लेते हैं. पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पावर सबसे पावरफुल होती है. इकोनॉमिक पावर के पीछे पॉलिटिकल पावर चलती है, उस पॉलिटिकल पावर के पीछे जो है मिलिट्री पावर चलती है. पूरी तीन ताकतें पूरी दुनिया को गलत तरीके से रूल करती हैं. जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इस बारे में सोचते हैं. इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर एंड मिलिट्री पावर. अब मैं आपसे बात ही कर रहा हूं, ये सोच खत्म कैसे कि भाई जो दुकानदार है वो डांडी नहीं मारता है, व्यापारी जो है वो किसी का खून नहीं चूसता है, और अच्छे उद्योगपति, ये जो घटिया उद्योगपति पूरी दुनिया में, वो हिंदुस्तान में भी है, मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन अभी यहां लेने से फायदा नहीं क्योंकि वहां है ही नहीं. और जब वो मिलते हैं तो उनसे बोल भी देता हूं, महाराज मैंने कहा तुम तो बहुत गड़बड़ घोटाला करो. बहुत बड़े घोटाले करते हैं लोग, अपने हित में नीतियां बना करके, और पूरी तरह से दुनिया को कुछ चंद लोगों ने मुट्ठियों में कैद कर रखा है. इसके लिए पूरी दुनिया में फिर वही बात आती है, जय इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज्ड एंड जस्टिसफुल ग्रोथ के लिए आवाजें उठती रहती है. तो हमें क्या करना है? हमें वो काम करना है जिससे कि समग्र विकास हो. समग्र विकास बहुत बड़ा शब्द है, मैं इन चार शब्दों का भी हिंदी में बोल रहा हूं. समग्र, स्थायी, विकेंद्रित एवं न्यायपूर्ण विकास, समृद्धि, ये सच्चे अर्थों में वाणिज्य है, उद्योग है, बिजनेस है. इसका तो कोई विरोध ही नहीं कर सकते. तो सबसे बड़ा धर्म का काम है. जब आप समग्र विकास के बारे में सोचोगे तो समग्र में तो मनुष्य, और मनुष्य में भी सब है, बड़े, मध्यम, छोटे, सबके बारे में सोचो. समग्र विकास, मनुष्य और मनुष्येतर जो जीव उनके बारे में भी सोचो, प्रकृति के बारे में भी सोचो. इसको बोलते हैं समग्र विकास. स्थायी, उसमें ऐसा नहीं कि आज तो आप व्यापार करो, कल हो सकता है आज विकास और कल को वो विनाशकारी हो जाए, तो उसके लिए पूरी दुनिया में कहते हैं ये ठीक नहीं है, उल्टा हो रहा है. फिर उसकी आवाज भी उठती है, लेकिन आदमी, उसका दिमाग ही ऐसा तत्काल के बारे में सोचता है. हर आदमी, गरीब हो अमीर हो, लोग मैंने देखा पढ़े लिखे लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े पहुंचे रहते हैं. बोले जो गरीब आदमी है ना, ये बस आज की रोजी रोटी के बारे में सोचता है. व्यापारी तुम क्या सोचते हो? जिसका जहां दाव लगता है वहां काट देते हो. फिर कल के बारे में सोचने वाले बहुत थोड़े लोग हैं. आप ये सोचो कि जो आप कर रहे हो, चाहे आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है, चाहे लोहे की फैक्ट्री है, चाहे आपकी जो है उसकी कोई भी मिनरल्स की फैक्ट्री है, आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है, दवाई की फैक्ट्री है, आपकी जड़ी बूटी की फैक्ट्री है, कोई भी चीज आप कर रहे हो, तो इसका भविष्य क्या होगा? 200 करोड़ वर्षों ने इससे अपने पूर्वजों ने इस धरती को बता के रखा है. पिछले 200 सालों में औद्योगिक विकास के अंदर धरती पर विनाश बहुत ज्यादा हुआ. ये बहुत गहरी बात है. 200 करोड़ वर्षों में जितना ये जब से धरती बनी तब से इसका विनाश नहीं हुआ, उतना 200 सालों में हो गया. इसलिए कहते हैं स्थायी विकास.
तीसरी बात डिसेंट्रलाइज, कल एक जगह विकास केंद्रित हो जाता हूं, ठीक नहीं, डिसेंट्रलाइज हो, गांव भी बढ़े, मध्यम शहर भी बढ़े, बड़े शहर भी बढ़े, गरीब आदमी भी बढ़े, मिडिल क्लास भी बढ़े, अपर क्लास भी बढ़े, धीरे धीरे सब उन्नति करते जाए, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज, मतलब विकेंद्रित विकास। फिर न्यायपूर्ण, न्याय, अन्याय किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, न शारीरिक न आर्थिक, किसी भी तरह का, न प्राकृतिक, अन्याय नहीं। अभी अब पतंजलि को क्यों इतनी प्रतिष्ठा मिलती है? हम लोग गुरु लोग हैं, सन्यासी हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना, सब जगत के लिए करना, और चाहे हमारी आलोचना करने वाले कुछ भी बोल दें, लेकिन इस देश का और दुनिया का, भारत का हो, नेपाल का हो या दुनिया का, गरीब आदमी कहता है पतंजलि मेरे लिए है, मिडिल क्लास कहता है, वो गरीब आदमी नहीं बोलता कि बाबा रामदेव खून तो उसके बड़े बने हैं। अब मैं आपको एक सीख दे रहा हूं, मैं भी तो कर रहा हूं, आप तो यार जितने भी हो हमारे शिष्य हो सब, आप लोगों के लिए तो कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, आप लोगों के लिए तो मैं गुरु स्थान पर हूं, लेकिन जो मेरी निंदा भी करते हैं, मेरी आलोचना भी करते हैं, उनकी भी बात कह रहा हूं मैं आपको, एक बहुत बड़ी एक सीख की बात कह रहा हूं। गुरुओं का काम होता है ज्ञान देना। भाई पतंजलि के बारे में क्यों नहीं सोचता कि भाई ये जो है पतंजलि डांडी मारता है? पतंजलि के बारे में क्यों नहीं कहता कि भाई पतंजलि खून चूसता है? पतंजलि के बारे में क्यों नहीं कहता कि भाई पतंजलि तो जो है वो मतलब सबको रोध करके सबको और अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है? पतंजलि के बारे में उसको लगता है पतंजलि मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमने ये लक्ष्य बनाया कि हम ये जो काम कर रहे हैं, भगवान ने हमको एक अवसर दिया है, ये सारी धरती तो भगवान की है, सारा ऐश्वर्य भगवान का है। हम जिस ज्ञान से बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं, वो ज्ञान किसका? भगवान का दिया हुआ। सब कुछ करने की प्रेरणा भगवान की दी, विशाली शक्ति सामर्थ्य भगवान का। तो हम इस भाव से काम करते हैं कि हम जो काम करें उसका अंतिम आदमी को लाभ। हम इस भाव से काम करते हैं कि कल के बारे में भी हम सोचें, समग्र विकास, स्थायी विकास, विकेंद्रित विकास, न्यायपूर्ण विकास, इस दर्शन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे भी एक आह्वान करूंगा कि आप लोग जो भी कर रहे हो, इन 4 शब्दों को ध्यान में रख करके करें। और आप लोगों का भी मैं एक खास बात कहना चाहता हूं, आप में से ज्यादातर मारवाड़ी समाज के लोग हैं, आप लोगों का भी अब इस नेपाल में पहले से ज्यादा रेस्पेक्ट होने लगा है, पहले से ज्यादा। इसको और बढ़ा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा सोशल होते जा रहे हो, जैसे जैसे व्यापार करने के साथ साथ आप वो काम कर रहे हो जो पतंजलि कर रहा है, तो आप लोगों की भी इज्जत बढ़ रही है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, और इसके पीछे मैंने जो 4 वाक्य भी कहे, और मैंने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में आप लोग जब भी बात करते हैं, बोले ऐसा करो, जो है बिजनेस प्रपोजल लेकर के उसमें लॉस और प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सीधा सा हम लोगों को बचपन में सिखा दिया, बिजनेस स्कूलों में सिखाया जाता है, लेकिन ये राइट ट्रेनिंग नहीं है हमारी। लॉस प्रॉफिट के बारे में सोचो, ये तो उसका बेसिक है। उसके बाद ये सोचो कि जहां से हम अर्जित कर रहे हैं वहां उसको समर्पित करना करते हैं। अपने बड़ों ने सिखाया था, सब अग्रवाल परिवारों में, मारवाड़ी परिवारों में सिखाया जाता है, जिस समाज से कमाते हो 10% कम से कम उसको वापस लौटाओ। 10% प्रॉफिट का। बोले बाबा जी आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया, क्यों? बोले 30% तो हिंदुस्तान में जैसे टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है, उसके बाद में और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स देखो तो 50 से 60% हो जाते हैं। 50% एवरेज होता है। ये कोई ऐसा नेपाल और भारत में कुछ अलग नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 50% सरकारें ले लेती है। बोले बाबा जी हम तो दे ही दिया 50%। अच्छा, जो 50% नहीं देता फिर उसका बीपी हाई लो है, कहीं सेल टैक्स वाले, कहीं इनकम टैक्स वाले, कभी ये वाले, कभी बोला। हम किसी की परवाह क्यों नहीं करते? आपने आज तक सुना होगा, तो कोई उद्योग चलाता है वो किसी के साथ पंगा नहीं लेता, और हम पंगे लेते। हम पंगे लेते क्यों? अपना काम पूरा करते, हमको कोई डर ही नहीं किसी का। एक तो आदमी यदि चैन से सोना चाहता है, पहले तो मैंने बिजनेस का आपको सूत्र बताया, द राइट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अभी मैंने आपको बताया 4 शब्द।
अब मैं आपको सुखी जीवन का सूत्र भी देता हूं। यदि सुखी रहना चाहते हो तो सुबह सुबह तो योग किया करो, और जो भी काम करो ना उसमें 3 तरह के कानून हैं, उनको कभी मत तोड़ना। एक भगवान का कानून, दूसरा समाज का कानून, और तीसरा सरकार का कानून। भगवान का कानून है यूनिवर्सल लॉ उसको बोलते हैं, भगवान की एक व्यवस्था है, उसको नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं कि भाई जो जैसा कर्म करेगा वैसा बढ़ेगा। कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पूर्वजन्म व्यवस्था भगवान की है भाई। सबके दिमाग एक जैसे, ज्ञान एक जैसा नहीं है, ब्रेन एक जैसा है, उसके अंदर ज्ञान एक जैसा नहीं है, हृदय एक जैसा है, उसमें भावना एक जैसी नहीं है, हाथ एक जैसे, कर्म एक जैसा नहीं है, पूर्वजन्म का है भाई, लेके घूम रहा है भाई। एक बात। दूसरी बात, एक समाज की न्याय व्यवस्था होती है। समाज में एक व्यवस्था है भाई, अपना घर परिवार, पति पत्नी, बहू बेटे कैसे रहने चाहिए, और अपने समाज के रहनी सहनी हो, उसका उल्लंघन करोगे तो समाज में बेइज्जती होगी। और तीसरी बात, सरकार का कानून। सरकार का कानून तोड़ोगे। मैं सन्यासी हूं, लेकिन मुझे भी इस यूनिवर्स में सरवाइव करने के लिए किसी किसी देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। वैसे सन्यासी मैं बोलता हूं वर्ल्ड सिटीजन होता है। मैं यहां आया हूं तो मैं कानून की दृष्टि से नेपाल का नागरिक नहीं हूं, वैसे मैं विश्व नागरिक हूं, तो मुझे उसकी परिधि में रह करके अपनी बात कहनी पड़ती है। भारत में कोई बात होती है तो कोई भी राजनेता गलत करे मैं तुरंत ठोकता हूं क्योंकि वो मेरा देश है। संवैधानिक दृष्टि से कानून, राजनीतिक कानून की बात करो, मैं भगवान के कानून को मानता हूं, समाज के कानून को भी मानता हूं, और राजनीतिक कानून को भी मानता हूं, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो 3 कानून को भी मत तोड़ो, सुखी रहो। क्या बोला? कौन सा कानून? एक तो भगवान का, दूसरा समाज का, तीसरा सरकार का। जो 3 कानून तोड़ेगा वो दुखी रहेगा, सुखी नहीं रह सकता। हम लोग क्यों मस्त रहते हैं? बोले बाबू जी इतने बड़े बड़े काम आप करते हो, आपको टेंशन क्यों नहीं होता? टेंशन हमारे पड़ोसी को भी ना हो क्योंकि हमारे पड़ोस में रहेगा, वो हमारी बात सुनेगा, देखेगा, वो भी हमारी तरह से हो जाएगा। नहीं, मस्त रहो। मैं किसी व्यापारी को जब देखता हूं ना, और देखता हूं बाबा जी बीपी बढ़ गया, बाबा जी शुगर बढ़ गया, बाबा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक होने की तैयारी हो रही है, पेट मोटा हो गया, गैस बढ़ गई, कब्ज बढ़ गई, बाबा बीमारी हो गई है। मैंने कहा कि पैसे धेले कमा करके फिर ये वो दुखी होता क्यों फिर रहा है? गरीब मानस ने घी खाने को नहीं मिलता और ये अमीर खा नहीं सकते, बाबा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा यूं का। पहले गरीब ने तो सूखे रोटी वो ही मिले, और ये और लुखी रोटी रहना, बिल्कुल घी मत लाना जी, क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नमक बिल्कुल मत डालना सब्जी में, बीपी बढ़ जाएगा। और शुगर खा नहीं सकता, बीमारी डायबिटीज हो रखी है, और जो है और ज्यादा भी कोई माल मसाला नहीं खा सकता, वजन पहले बढ़ा हुआ है। ना तुम घी खा सकते, ना तुम नमक खा सकते, ना मीठा खा सकते, ना पकवान खा सकते, फिर थारी की आएगी कमाई तरह का। हमारी तरह रहो, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, ना बीपी, ना शुगर, ना मेद। सुबह सुबह योग करते हैं और दिन भर मस्त रहते हैं। आपको सुखी होने का सूत्र दे दिया है, और दुखी रहना है तो रो फिर भी दुखी रहना है तो रोगे भाई। तो ये तो मेरा थोड़ा हंसाने का स्वभाव है, इसलिए कभी कभी बात में थोड़ा मजाक में भी बोल देता हूं, लेकिन ऐसी मजाक करता हूं जिससे हम हंस तो सकें लेकिन किसी के दिल को नहीं दुखाता। आप कोई पूछ रहे थे? आप कभी बीमार होते हैं तो क्या बीमारी होती है? आप बीमार होता ही नहीं देखो जो है ना, मुझे पहली बात तो जिनको बीमारी कहते हैं ना, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ये तो कोई बीमारी है नहीं। फिर जैसे आप कभी कोई ज्यादा ही परेशान कर देते हैं, सुबह से शाम तक 20-20 प्रोग्राम रख दिए, तो कभी कभी थोड़ा बहुत गला बैठ जाता है। गला बैठता मतलब थोड़ा सा भारी हो जाता है, जब से अभी कर रखा है थोड़ा सा भारी होता है, तो मुलेठी ले ली थोड़ी, ठीक हो। बाकी और कोई बीमारी होती नहीं। 6 घंटे 5-6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 नहीं तो 4-5 घंटे की नींद में गुजारा हो जाता है, और सुबह से शाम तक जो अपने कर पाए समाज के लिए करते रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप आगे बढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और आज जो मैंने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बच्चे एक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और हमारी लाइफ का अल्टीमेट प्रोडक्शन है हमारा एक्शन। लाइफ की अल्टीमेट चीज क्या है हमारा? जोर से बोलो। तो हमारा नॉलेज भी किस में आना चाहिए? हमारे एक्शन में। योग भी किस में आना चाहिए? एक्शन में। सत्य भी किस में आना चाहिए? मेहनत भी किस में आनी चाहिए? सब चीजें किस में आनी चाहिए? एक्शन में। तो आप सब लोग एक्शन में बहुत बिलीव करते हो। अच्छा, एक बीज, सीड समझते हो ना? सीड, जैसे कोई भी फल का सीड है, कोई भी फ्रूट का सीड है, कोई भी ग्रेन है, चाहे वो व्हीट है, चाहे मेज है, कॉर्न है, चाहे कोई भी, किसी भी एप्पल है, चाहे वो आंवला है, टमाटर है, कोई भी सीड धरती में डालते हैं, ग्राउंड में बोते हैं उसको, तो उस सीड में से क्या निकलता है? जैसे कोई सीड डाला जमीन में तो उसके नीचे एक निकलता है, वो जमीन में रह जाता है, और एक ऊपर निकलता है, तो फिर वो सीड क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है ना। अच्छा, तो छोटा सा सीड होता है और बाद में क्या बन जाता है? अच्छा, कोई पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बड़ का, पीपल का, आम का, और नीचे भी इतना ही बड़ा होता है। तो छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ होता है, इसको आप किसी लेबोरेटरी में देख सकते हो? बोलो, नहीं देख सकते। तो ऐसे ही सब बच्चों में, जैसे बीज में कितना बड़ा क्या होता है? पेड़। बीज में क्या होता है बच्चों? ऐसे ही आप में बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत बड़ा। आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन वो जैसे बीज में वो छिपा होता है ना, ऐसी है। अच्छा, ये मैंने पैर में क्या पहन रखी है? इसको बोलते हैं खड़ाऊ। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इसमें दो चीजें हुई। एक तो ये जो मेरी खड़ाऊ है, ये घिस गई पहनते पहनते, लकड़ी की है, क्या हो गई है? घिस गई। इसके ऊपर ऐसे ऐसे बार बार पैर गया तो उससे क्या हो गई? इसका मतलब प्रैक्टिस से नई चीज हो जाती है। एक बात, प्रैक्टिस से ऐसे आप कोई लकड़ी के ऊपर कोई ऐसे थोड़ी है, अब ये घिस गई लकड़ी भी, किससे? प्रैक्टिस से। मैं बार बार इसके ऊपर ऐसे चला तो इससे लकड़ी भी क्या हो गई? घिस गई। तो हम बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो असंभव चीज भी क्या हो जाती है? संभव। अगली बात, इसमें यदि अभी इसमें फायर है, इस वुडन में, वुडन का है ना ये खड़ाऊ, इसमें फायर है? बोलो। लेकिन इसमें एक जगह कहीं इधर आंच लगा दो तो फिर ये लकड़ी जलती है कि नहीं? तो वो फायर, मान लीजिए अभी तो मैं जलाऊंगा नहीं, मेरे को जरूरत है इसके पहनने की। यदि ये आग, ये फायर इसमें लग जाए तो ये वाली फायर तो यही रही, फिर इसमें फायर कहां से आती है? लकड़ी के। लकड़ी के। तो वुडन के अंदर फायर है कि नहीं? लेकिन अभी फिर मेरे को क्यों नहीं जला रही? ए, तुम तो बड़े वाले बच्चे हो, छोटे वाले आप बताओ। हाँ, ये फायर है, फिर क्यों नहीं जला रही? कुछ बोला है, अभी समझ में नहीं आई, लेकिन इसके अंदर फायर तो है, लेकिन अभी वो साइलेंट है। तो ऐसे ही जैसे इस लकड़ी के अंदर फायर है, ऐसे आप सबके अंदर नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन कैसा है? साइलेंट है। तो क्या करना? करो। ऐसे अब सिर नहीं ऊपर नीचे करना, ऐसे नहीं करना, अंदर अंदर जाएगा, गर्दन सीधी रहेगी।
इससे क्या गया अंदर? ऑक्सीजन। अंदर क्या जाएगा? ऑक्सीजन से हमारे ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्रेन सेल्स क्या हो जाते हैं? अभी कैसे हैं? अभी साइलेंट है। प्राण ऑक्सीजन जाने से ब्रेन सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। एक तो ये ब्रेन के सेल, दूसरे फेफड़े के। ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये बड़े वाले बिल्कुल नहीं हिल रहे। इनको ऐसा लगता है बाबा जी बच्चों के लिए आया, मैं बच्चों के बाप के लिए भी आया हूं। मैं बच्चों की माता जी के लिए भी आया हूं। सुनो, जो ऐसे करेंगे उनके ब्रेन सेल्स तो एक्टिवेट होंगे ही, उनका फेफड़ा भी। और एक किसी किसी बच्चे का पेट थोड़ा मोटा है, किसी किसी के कुल्ले भी मोटे मोटे हैं। तो अच्छा, ये मोटा पेट किसी को अच्छा लगता है क्या? बोलो। तो पेट मोटा होना चाहिए, छोटा? तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का भी छोटा होना चाहिए कि मोटा? तो किसी किसी की मम्मी का पेट भी मोटा है और किसी के पापा तो इतने मोटे हैं। तो क्या करना? अभी तो हम खाना खा के आए, थोड़ा सा खाते, फिर भी हमारा पेट मोटा नहीं है ना, और इसको भी हम खा के भी अंदर घुसा सकते हैं। अंदर चला गया ना? अब ज्यादा अंदर नहीं करेंगे क्योंकि अभी अभी खाया है। फिर ऐसा करना, ए बच्चों, एक्शन बोला था ना, तो योग भी क्या है? एक्शन। चलो, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो ऐसा करेंगे उनका पेट मोटा, उनको छोटे छोटे बच्चों को आजकल गैस बनता है। किसी किसी को तो इतना बच्चे को गैस बनता है, क्लास में छोड़ दे तो ऐसे जैसे परमाणु बम छोड़ दिया। किसी को गैस नहीं बनना चाहिए। अगली बात, जो आप फूड खाते हैं वो फूड कहां जाता है? आपके। और पेट से वो कहां, किसको लगता है? आपके बॉडी को। अच्छा, बॉडी को क्या लगता है? ये क्या है मेरे? ये मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? मेरे मसल्स मजबूत है ना, ऐसे। हाँ, तो ये मसल्स किससे बने? प्रोटीन से। हड्डियां किससे बनी? कैल्शियम से। हड्डियां किससे बनी बच्चों? और खून बनता है आयरन से। खून किससे बनता है? ये शाक सब्जियां और दूध पीते हो उससे मिलता है आपको। ये कोका कोला पेप्सी में प्रोटीन होता है क्या? कैल्शियम होता है, उसमें आयरन होता है, विटामिन होते हैं। तो क्या होता है उसमें? उसको हमने केमिकल्स, उसको हमने नाम दिया है ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम दिया है? जिसका टॉयलेट बहुत गंदा हो ना घर का, 2 टॉयलेट कोका कोला पेप्सी थम्स अप के उसमें डाल देना, पूरा टॉयलेट साफ हो जाता है। केमिकल्स हैं उसमें। क्या है उसमें? ये खराब चीज मत खाना। हाँ, प्राणायाम जरूर करना। 1 2 तीसरा, ये लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन जुड़ा है, राइट से लेफ्ट। अच्छा, आपको हाथ की ताकत बढ़ाना हो तो हाथ की क्या करते हैं? एक्सरसाइज। इससे आपके हाथ की क्या बढ़ जाती है? मसल्स, ताकत बढ़ जाती है। दिमाग की ताकत बढ़ानी हो तो क्या करना? अनुलोम विलोम करना। हाँ? देखो, ये दिमाग की ताकत बढ़ती है इससे। ऐसे करो बच्चों, और आप लोग भी कर लेना, तुम्हारा भी दिमाग ठीक रहेगा। जैसे क्या बोलते, बाबा जी दिमाग ठीक नहीं रहता, तनाव रहता है, नींद नहीं आती है, उल्टे उल्टे विचार आते रहते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी अपने को पीटने को मन करता है, कभी कभी बच्चे को भी पीटने को मन होता है। ऐसा नहीं होगा। तो 3 बात समझ में आ गई? ये इतना भी कर लोगे ना, फिर बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन,
जब छोटे बच्चे थे ना आप जितने, तब योग करने लग गए थे। और 5 साल की उम्र में मैंने थोड़ा सा देखा था योग करते हुए किसी को। जब मैं 7-8 साल का हो गया तब थोड़ा थोड़ा करने लगा, और 9 साल की उम्र से मैं पूरा योग करने लग गया। और 9 साल की उम्र से आज तक मैंने एक दिन भी योग को छोड़ा नहीं, कंटिन्यूअस करता हूं। तो योग करके क्या हो गया, हमारा दिमाग तेज हो गया, बॉडी हेल्दी हो गई, और हमेशा उत्साह रहता है, काम करते रहते हैं। और कामयाबी के लिए मैं 3 सूत्र बताता हूं। शार्प ब्रेन, क्या बोलो, हेल्दी बॉडी, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। ठीक है, 3 चीज बताई हमने। ठीक है बेटा, क्या क्या बताया, खड़े होके बताओ, बोलो कोई भी। पहला क्या बोला था, शार्प ब्रेन। दूसरा क्या बोला था, हेल्दी बॉडी। फिर घबरा क्यों गए थे? तीसरा क्या बोला था, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। आप लोगों को हमने आज ज्ञानदा वाले, इसका मतलब आपको अच्छा ज्ञान देते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आपने याद तो रखा, आपको 3 बात बताई ना। लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो 3 चीजें चाहिए, शार्प ब्रेन, हेल्दी बॉडी और कंटिन्यूअस। बस इतना याद रखना। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतना बढ़िया आपका स्कूल है। आपको भी बहुत अचीव करना है लाइफ में, और दिमाग को तेज रखना है, शरीर को हेल्दी रखना है, और कंटिन्यूअस। और इतना बढ़िया आपका स्कूल बना है। हमारे तो स्कूल में 5 क्लासें थी, 1 टीचर था। 5 क्लासेस 1, और वहां हम पढ़े, ऐसे हमारे आचार्य जी पढ़े। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े। इतना तो बढ़िया सा स्कूल हमें देखने को भी नसीब नहीं था। आपका इतना बढ़िया स्कूल है, अपने स्कूल के लिए भी ताली बजाइए। और आप इतने अच्छे बच्चे हो बहुत। लेकिन ये बच्चों सुन लो, इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत खर्च करते हैं। ज्यादातर बच्चे मारवाड़ियों के हैं, तो सुनो, कुछ अपने दूसरे भी भाई हैं, सभी एक ही हैं हम लोग। तो आप लोगों के ऊपर आपके माँ बाप बहुत पैसा खर्च करते हैं, किसके लिए, हमारे बच्चे बड़े होकर के बड़े बनेंगे, महान बनेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत महान बनना है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से भी, श्रद्धेय आचार्य जी की तरफ से भी। आप एक दिन इतने महान बनेंगे कि अपने वीरगंज का, अपने नेपाल का, अपने माता पिता का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।